I hope you all are doing well. This is your friend and mentor Amit Kumar Singoya and welcome to Admination. यहाँ हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं बेसिकली। हमारी बात शुरू होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है दैट इज़ पब्लिक। पब्लिक बेसिकली किस चीज़ों के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है, ये सब्जेक्ट दैट इज़ अबाउट पब्लिक। पब्लिक की तो एक जर्नल वर्ड में हमने एक टर्म दे दी है, पर इन डेप्थ जो ये बात करता है दैट इज़ अबाउट स्टेट। जैसे हम कहते हैं ना PSU, यहाँ पे भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पब्लिक का मतलब जो आम जनता की चीज़ें, आम जनता टैक्स पेयर के द्वारा जो इंस्टीट्यूशंस फॉर्म किए जाते हैं तो उन्हें ही पब्लिक कहा जाता है। सेम इज विद दिस सब्जेक्ट, जहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है तो वही पब्लिक यहाँ पे स्टेट के तौर पे जाना जाता है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं अबाउट स्टेट। तो इसके बाद जो हमारे दिमाग में चीज़ आती है इज व्हाट इज़ अ स्टेट। स्टेट आखिर है क्या, किस चीज़ों से मिलकर स्टेट बना है। मोटा मोटी तौर पे जाना जाए तो इसमें वही सेम चीज़ें हैं जो अंडर आर्टिकल 1 में आती है। आर्टिकल 1 में स्टेट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, जो भी स्टेट की सारी टेरिटरीज हैं, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हैं, चाहे स्टेट है, चाहे उसके बाहर एम्बेसीज हैं, जो भी सब उसके अंडर आता है वो सभी एक स्टेट के पार्ट है। और ये स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल सोवरेन होना चाहिए। सोवरेनिटी, विदाउट सोवरेनिटी स्टेट अपने आप में कोई एंटिटी नहीं है। स्टेट को एज अ स्टेट जब ही रिकॉग्नाइज किया जा सकता है जब वो खुद सोवरेन हो और उसके कुछ सिटीजन्स हों। आखिर उसके सिटीजन्स के लिए ही स्टेट है ना, स्टेट के लिए सिटीजन्स नहीं है, सिटीजन्स के लिए स्टेट है। सिटीजन्स पहले आए, उन्होंने आके अपने लिए एक स्टेट फॉर्मेशन किया। यही हमने भी अपने प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेट किया है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब कोई आपसे पूछे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है, वी हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव पावर टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गवर्नमेंट। इस स्टेट की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब स्टेट एज अ कॉन्सेप्ट कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, ये काफ़ी पहले से था। हाँ, डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक स्टेट एक नई एंटिटी है जो कि रिसेंट मॉडर्न टाइम्स में आई है। बेसिकली अगर बात करें तो जहाँ से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आती है, उसी के बाद कहीं ना कहीं मॉडर्न स्टेट का डेवलपमेंट शुरू हुआ। नहीं तो स्टेट्स पहले भी थे। स्टेट मोनार्क थे, मोनार्की थी, या फिर डिक्टेटोरियल थे। मोनार्की बेसिकली हायरार्कियल स्टेट्स। जैसे हमारे यहाँ एक स्टेट का बेसिकली हम बात करें तो एक स्टेट का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर एक सिविलाइजेशन को रन करना है। आपको क्या लगता है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या अपनी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है या इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, ये काफ़ी पहले की सिविलाइजेशंस थी। ये फॉर्म ही नहीं हो सकती थी अगर वहाँ के लोगों ने एक स्टेट का कंसेप्ट ना लिया होता। वहाँ पे स्टेट था, एक सेंट्रल अथॉरिटी थी। सेंट्रल अथॉरिटी आज के टाइम पे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पर पहले के टाइम पे वो बेसिकली मोनार्कियल थी। पर स्टेट तो वहाँ भी था, स्टेट तो उनका भी था, स्टेट हमारे पास भी है। बस फर्क इतना, आज डेमोक्रेटिक है हम, उस टाइम मोनार्कियल थे। पर विदाउट स्टेट अगर आप कहें कि कोई सिविलाइजेशन रन कर सकती है तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे पहले लोग जंगलों में रहा करते थे अपनी केव्स बना के, पहले मैन लिव्स इन दोस केव्स, तो उसे एक फैमिली रन करनी थी। बस फैमिली रन करने के लिए जरूरी नहीं है कि उसे बहुत बड़ा स्टेट चाहिए या कुछ और चाहिए, तो वो अकेला रह के भी ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। पर जैसे जैसे सिविलाइजेशन बनी, जैसे जैसे कॉलोनीज का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, तो वैसे ही एक स्टेट का कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो अब हमें स्टेट की ज़रूरत क्या पड़ी, बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे दिमाग में चीज़ आती है, क्या क्या ऐसा इन लोगों ने सोचा होगा कि एक स्टेट की ज़रूरत पड़े। आप इसको इस हिसाब से समझिए कि एज यू आर दिस पर्सन,
आपको अपने माता पिता की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हाँ, वो ठीक बात है कि वो पैसा देते हैं, वो शेल्टर देते हैं रहने के लिए, खाना दे देते हैं खाने के लिए, वो सब ठीक है। पर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आप एज अ किड, आपको नहीं पता होता कि आपको खुद को गवर्न कैसे करना है, आपको अपने काम कैसे करने हैं। तो आपको लगता है कि इस देश के 140 करोड़ जनता को ये पता होगा कि उन्हें काम कैसे करना है? ऑब्वियसली नहीं पता होगा। अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो 140 करोड़ आपस में ही लड़ मिल के केओस मचा देंगे सोसाइटी में, आपस में ही लड़ भिड़ के मर जाएंगे ये तो यही केओस ना हो और लोगों को कोई गवर्न करने के लिए हो, टू गवर्न इट्स सिटीजन, या इसके सब्जेक्ट अगर हम पहले के समय में कह दें, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो अपने सिटीजन्स को गवर्न करने के लिए एक स्टेट का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब जो मेन चीज़ आती है कि जो स्टेट है वो खुद तो गवर्न नहीं करेगा ना। स्टेट, अगर आपको मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई, एज इन यू आर दिस पर्सन, ये आपका फ्रेंड है फॉर एग्जांपल, इससे आपकी लड़ाई हो गई, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, और तो अब आप एज एन स्टेट के पास तो नहीं जाएंगे ना सीधा सीधा कि स्टेट इसने, ये मेरा दोस्त है, इसने मेरी पेंसिल चुरा ली तो आप इसको सजा दे दो। स्टेट एज एन कोई एंटिटी तो नहीं है, स्टेट कोई एंटिटी तो नहीं है ना अपने आप में। ये स्टेट है, ये कोई एंटिटी तो नहीं, आप उसे जाके देख तो नहीं सकते ना कहीं कि आप उसको उंगली करके कह दो ये स्टेट है, ऐसा नहीं होता है। तो उसी के लिए स्टेट ने अपनी पावर फर्दर डिसॉल्व की टू द गवर्नमेंट, कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी जिसको मैं अपनी पावर डिसॉल्व करूंगा, जो ऐसे मुद्दों को सोल्व करेगी। पर प्रॉब्लम वही सेम यहाँ पे भी अराइज होती है। अब आप जाके, आपकी पेंसिल आपके दोस्त ने चुरा ली, तो आप सीधा तो पीएम पे तो कंप्लेंट नहीं करोगे ना कि पीएम मोदी जी देखिए इसने मेरी पेंसिल चुरा दी, इसका कुछ इलाज करो। ऐसा नहीं होता है ऑब्वियसली, वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है 140 करोड़ जनता में कि सबकी प्रॉब्लम वो सुनने बैठे। तो इसीलिए फर्दर जो पावर आती है वो ब्यूरोक्रेसी के पास आती है। हाँ, जो आप और बनने वाले हैं कल या परसों में, जब भी एग्ज़ाम क्लियर होगा, जो इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी इसलिए होती है। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी पीपल यानी जनता और गवर्नमेंट यानी सरकार के बीच में एक लिंक पिन का काम करती है कि लोगों की कोई दिक्कत होगी वो सीधा ब्यूरोक्रेसी के पास जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी फर्दर गवर्नमेंट को संकेत देगी। लाइक अगर कहीं पे कुछ दंगा फसाद हो गया है, सीधी गवर्नमेंट एमपी एमएलए वहां पे खड़े नहीं होंगे, आप एज इन डीसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में वहां जाके खड़े होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरी बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इज क्रिएटेड एंड गवर्नमेंट सर्विस पीपल थ्रू ब्यूरोक्रेसी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो गवर्नमेंट क्रिएट की गई है वो गवर्नमेंट अपने सिटीजन को सर्व करती है थ्रू ब्यूरोक्रेसी। और जो मेन प्रॉब्लम आती है ना वो पॉलिसीज में नहीं है। इसीलिए जो ब्यूरोक्रेसी की आज के टाइम पे मेन प्रॉब्लम है वो पॉलिसीज में नहीं है। पॉलिसीज एट द अपर लेवल ठीक ही बनती हैं, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती, पॉलिसीज अपने आप में ठीक है। कितनी भी बुरी पॉलिसी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा और कितनी ही अच्छी उसमें कुछ ना कुछ बुरा होगा ही होगा, गलत होगा ही होगा किसी ना किसी के लिए। पर जो मेन प्रॉब्लम आती है ना वो इम्प्लीमेंटेशन में आती है। तो इसी इम्प्लीमेंटेशन को ओवरकम करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी जिसे कहते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए हमें एक चाहिए था क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम थी ना वो पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में थी, और इसी को पहले स्कॉलर्स जैसे वुड्रो विल्सन या एल डी वाइट इन सब ने भांप लिया था इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है और इसको हमें ओवरकम करना है, जो कि पॉलिसी मेकर कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम जैसे कहते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में कि हाउ यू एग्जीक्यूट, आप किसी चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करते हो इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ यू फ्रेम।
फ्रेम करना तो एक चीज़ को आसान है कि आपने फ्रेम कर लिया, चलो ऐसे करेंगे, इस चीज़ को हमें बनना है तो इसको मोटा मोटा ये चीज़ें पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर उसको आप ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कैसे करते हो, मेन प्रॉब्लम वहाँ अराइज होती है। आपका एग्जीक्यूशन ठीक होना चाहिए, या गांधी जी की लैंग्वेज में कहें तो वे इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन गोल्स। अगर आपके वे, आपका रास्ता ठीक है तो आपके गोल आज नहीं तो कल कभी ना कभी अचीव हो ही जाएंगे। पर अगर आपका रास्ता ही गलत है तो उन गोल्स को अचीव करके भी कोई फायदा नहीं है। अब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है या ब्यूरोक्रेसी जिसे हम कह देते हैं, वो जब ही इफेक्टिव हो सकती है जब पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली हो जाए। कहने का क्या मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का। अब अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में ही कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो आपको क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी इफेक्टिवली काम कर पाएगी? ब्यूरोक्रेसी का जो काम है वो तभी ठीक से होगा ना जब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एक बेटर स्टेज पे हो। तो इसी को आगे बताते हुए कि इफेक्टिव कैसे हो सकता है, इसमें दो अप्रोचेस आती हैं। एक तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जिसे हम क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं, और एक आती है अपनी बिहेवियरल अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच वही क्लासिकल अप्रोच, हायरार्कियल चीज़ें होनी चाहिए, एक के नीचे एक, उसके नीचे दो और वर्कर, फिर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, देन उनके नीचे जूनियर मैनेजर्स, फिर उनके नीचे वर्कर्स, ये सब वर्कर्स है। ये एक हायरार्कियल अप्रोच चलती है। मतलब इसको कोई दिक्कत है, ये इससे लाइन ऑफ कंट्रोल में बात करेगा, फिर ये इससे करेगा, फिर ये इससे करेगा, देन लास्ट में सीईओ से कहीं जाके बात होगी। ये वर्कर सीधा जाके सीईओ से बात नहीं कर सकता, ये अगेंस्ट हायरार्कियल रूल्स है। इसके भी कुछ प्रोज हैं, इसके भी कुछ कॉन्स हैं जो हम आगे बात करेंगे। प्रोज की जैसे देख लेते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, हर आदमी को पता होता है उसको काम क्या करना है, किस तरीके से करना है, हर किसी को पता होता है, पर लेट काम में देरी हो जाती है, ये इसका ड्रॉबैक है। तो हर किसी के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, जो कि हम फर्दर नेक्स्ट कुछ आएंगे हमारे चैप्टर्स उसमें डिस्कस करेंगे। और बिहेवियरल अप्रोच बेसिकली बिहेवियर के साथ डील करती है कि इंसान का बिहेवियर एट द वर्क प्लेस कैसा होता है, आप उसको सुधार कैसे सकते हैं, और 100 चीज़ें इसमें आती हैं जो कि फर्दर चैप्टर्स में आगे 5-6 चैप्टर्स में थ्योरीज में ये आगे बातें कर दी जाएंगी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टर्म बेसिकली वुड्रो विल्सन ने नहीं दी थी, जिसे हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इट वाज बेसिकली अलेक्जेंडर हैमिल्टन, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस टर्म को कॉइन किया था। देन वुड्रो विल्सन ने इसको काफ़ी यूज़ किया, अपने एसेज लिखे, और काफ़ी उन्होंने इस सब्जेक्ट में अपना फर्दर कंट्रीब्यूशन दिया। और वुड्रो विल्सन के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि ही वाज द 28th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यस, ही वाज आल्सो अ प्रेसिडेंट, और हमारे सब्जेक्ट के एक स्कॉलर भी है। उन्होंने ही अपनी बात में कहा था, इट बिकेम more harder to run a constitution than to frame one। कि आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना तो इजी हो गया है, हर कोई बैठा हो कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम में लोग देख देख के कहीं इधर से कुछ उधर से एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया जाता है, पर उसका वर्किंग कैसे होनी है ना, मेन दिक्कत तो वहाँ आ रही है, जो कि वुड्रो विल्सन ने देख लिया था। काफ़ी अच्छे स्कॉलर थे, काफ़ी अपने फील्ड के बारे में नॉलेज रखते थे, तो उन्होंने कहा था कि इसको अगर इफेक्टिवली रन करना है तो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग कर दो, जिन्हें उन्होंने फर्दर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी भी कहा था, जिसे हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट ही हमारा टॉपिक रहेगा अब आफ्टर मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। ये तो चीज़ें चलती रहेंगी। फिर इसके बाद जो जैसे यहाँ पे बात हो गई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की और यहाँ बिहेवियरल अप्रोच की, इसी के साथ जो बात हुई ना वो हुई इन्वायरमेंट फैक्टर की। ये जो इन्वायरमेंट है ना सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए
एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है, सोसाइटी आपकी, जहाँ आपने काम करना है, वर्क प्लेस, उसमें कैसे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, कैसी चीज़ें चल रही हैं, सब उसी के अंदर आ जाता है। देन मीडिया, देन गवर्नमेंट, वहाँ के एमपीज, एमएलएज, लोकल लीडर्स आपके साथ हैं या आपके अगेंस्ट हैं, कॉरपोरेट्स, बिग कंस्ट्रक्शन फील्ड के जो ओनर्स हैं या जो रोड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये सब इसी के अंडर आ जाता है। ये पॉजिटिव भी फैक्टर आपके लिए हो सकता है, नेगेटिव भी फैक्टर आपके लिए हो सकता है। ये आपको डील करना है कि आप इसको पॉजिटिव में अपने तरीके से यूज़ करेंगे या आप उनके द्वारा यूज़ होकर उनसे नेगेटिव फील्ड में ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप ऐसे देखिए, कल को आप एक डीसी बन के एक ऑफिस में जाते हैं, वहाँ की मीडिया आपके अगेंस्ट चार बातें लिखने लग जाती है कि जो नया ऑफिसर आया है वो करप्ट है, उसमें ये दिक्कतें हैं, उसे रोड्स का नहीं पता, ये नहीं पता। जब मीडिया आपके अगेंस्ट में ऐसी बातें प्रिंट करना शुरू कर देती है, तो वही बातें वहाँ के लोकल पीपल आपके बारे में पढ़ेंगे और उनके मन में आपके लिए संदेह उत्पन्न होगा कि नहीं यार, ये नया वाला तो ठीक नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, इससे ही काम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो आपके लिए एक बड़ा बर्डन क्रिएट हो जाएगा। और अगर इसी मीडिया को आपने पॉजिटिवली यूटिलाइज कर लिया, आपने फेवर में ले लिया, तो यही मीडिया अगर आपके बारे में पॉजिटिव लिखेगी, तो वहाँ के लोग आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे कि नहीं यार, ये बंदा तो बढ़िया है, अच्छा काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आधी दिक्कतें तो आपकी वहीं से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, लोग आपके बारे में सुन रहे हैं, आपका अच्छा है, ठीक है, बढ़िया काम चल रहा है। तो यही सब है। इन्वायरमेंट फैक्टर इसीलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप सिविल सर्विसेज में होते हैं। यही चीज़ें हम पढ़ेंगे बेसिकली पेपर 1 के बारे में। ये तो आपके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया कि पेपर 1 का क्या इंट्रोडक्शन था, क्या पेपर 1 में हम बातें करेंगे। अब पेपर 1 में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, चैप्टर 1 to 4। इसमें ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड के बारे में डील होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ें कैसे चलती हैं। बेसिकली थ्योरीज होंगी डिफरेंट स्कॉलर्स के बारे में, जैसे एल डी वाइट हो गए, वुड्रो विल्सन हो गए, निग्रा हो गए या एप्पल बाय हो गए। इन सब की थ्योरीज आएंगी, डिफरेंट स्कॉलर्स क्या बातें करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे करनी चाहिए, क्या होना चाहिए। उसके बाद में जो चैप्टर 9 है ना, वो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो लोग बैठे हैं ना, जो पीपल बैठे हैं, उनको कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे चीज़ें चलनी चाहिए, क्या सब होना चाहिए, वो उसके बारे में हम चैप्टर 9 में डील करते हैं। और बच गए चैप्टर 5, 6, 7, 8, 10 और 11। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में डील करते हैं। क्या आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन सिविल सर्विसेज कैसे आपको इन्फ्लुएंस करता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो बस यही बातें होंगी कुछ चैप्टर के बारे में। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। पेन का कलर थोड़ा सा ना शायद दिक्कत दे रहा होगा। हल्की सी थिकनेस थोड़ी इंक्रीज कर ली जाए, नहीं तो बोलोगे भैया दिखता तो कुछ है नहीं, पढ़ाए जा रहे हो। पहले ये तो देख लो दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा बच्चों को। नहीं नहीं नहीं, अब ठीक है। रेड कलर ठीक था या ये वाला? यार मेरे को तो रेड ही ठीक लग रहा है। ब्लू पे चल के देखें? हाँ ब्लू भी ठीक है यार, चेंज करते रहना चाहिए रंग। अगर एक ही रंग से चलते रहे तो ज़िंदगी तो बेरंग हो जाएगी ना गालिब। तो रंगों का तो ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए तो हम बात करते हैं मीनिंग की। आखिर सब्जेक्ट हमें बताना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, कि सब्जेक्ट कहना क्या चाह रहा है। तो मोटी मोटी भाषा में का बात करें तो सब्जेक्ट का नाम ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मिलके बना है पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन से। पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट, और एडमिनिस्ट्रेशन ये लैटिन वर्ड से आता है एडमिनिस्टर, यानी कि टू गवर्न। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो यही है कि गवर्नमेंट अपने लोगों को कैसे गवर्न करेगी, इसी के बारे में सब्जेक्ट डील करता है। यानी कि इसको नॉर्मल भाषा में तो लिखे तो मैनेजमेंट, एक डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अफेयर्स।
इसी सब के बारे में एज अ सब्जेक्ट डील करता है, और यानी कि या कह लो इसको डील्स विद हाउ टू रन गवर्नमेंट एफिशिएंटली, इस सब के बारे में सब्जेक्ट डील करता है। अब डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं। लाइक 1990s में आते हैं अपने एल.डी. वाइट, जो कि क्लासिकल थिंकर थे। इन्हीं के साथ आते हैं वुड्रो विल्सन, जो कि डेफिनेशन, एक सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। मतलब एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो डिटेल, मतलब एक पूरा फॉर्मेट जो खोल के दे देना कि पब्लिक लॉ को एक सिस्टमैटिक तरीके से कैसे चलाना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसी के बारे में जो डील होगा वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। सिंपल साफ सीधी डेफिनेशन, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, सीधी सीधी बात कह दी। बीच में काफ़ी थिंकर्स आते हैं, काफ़ी आते हैं। जो लास्ट डेफिनेशन हमें मिलती है वो 2008 में मिलती है, ड्यूरिंग मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 3। 1 भी हुई, 2 भी हुई, उसके बारे में आगे बात करते हैं। पहले एक डेफिनेशन तो देख लें कि मीनोब्रुक ने दी क्या। मीनोब्रुक बेसिकली डिफरेंट स्कॉलर्स की एक मीटिंग बनाएगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट कोई बहुत नई बात नहीं है, रिसेंट का सब्जेक्ट है, अराउंड 20th सेंचुरी या लेट 90s कह लीजिए आप, या 20th सेंचुरी, सॉरी 1900 है, बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। 21st सेंचुरी आते आते बहुत नया नहीं है, रिसेंट का सब्जेक्ट है इसमें। तो वही मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में जब डिफरेंट स्कॉलर मिलकर बैठते हैं तो एक बहुत लंबी चौड़ी टेढ़ी मेढ़ी डेफिनेशन देते हैं कि क्या कहते हैं कि सोशली एम्बेडेड प्रोसेस। समझने की कोशिश कीजिए, हाँ मुझे पता है बाकी आएगा नहीं, अभी नहीं आएगा, जब आप ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे ना तब ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। बेसिकली सोशली एम्बेडेड प्रोसेस of dialogues to prompt human flourishing for all। नहीं आई ना समझ, पता था ये डेफिनेशन जब ही आ सकती है जब ये पूरा डिसिप्लिन पढ़ लिया जाए एक बार को। तो अभी सोचिए इस डेफिनेशन के बारे में कि कहना क्या चाह रही है। हाँ दिमाग लगाइए कि क्या है, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसा नहीं लग रहा कि सबके लिए सब चीज़ें होनी चाहिए। हाँ वैसा ही कुछ है, उसी से लिंक करके चीज़ों को बनाया गया है। तो बेसिकली इतनी सारी डेफिनेशन आई, इतनी चीज़ें चली बीच में। तो एज इन अगर कोई आपसे पूछे ना तो मोटा मोटा बस यही कह देनी है, कहना है आपको, एन एक्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन पीपल, उस देश के लोगों के बीच में जो कोऑपरेशन हो रहा है टू अचीव कॉमन गोल। सबके कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, आपके भी हैं, हाँ सबके हैं, पेपर क्लियर करना है, ये करना है, वो करना है। तो उन्हीं गोल को अचीव करने के लिए जो कोऑपरेशन बिठाया जाता है वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है। इसी को उर्विक अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज कहाँ, उर्विक तो अंग्रेजी बोल रहे थे, लोकल तो हम बोलते हैं। उर्विक ने कहा कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, कि मतलब काम होना चाहिए बस, कि काम हो जाए अपना, गेटिंग थिंग्स डन सॉरी, कि काम हो जाए बस, वही बढ़िया है, वही एडमिनिस्ट्रेशन है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हाँ यही था, यही कहना चाह रहे थे उर्विक कि बस काम होना चाहिए, डिपेंड नहीं करता हमने किस तरीके से किया, क्या किया, कैसे किया, बस काम हुआ ठीक है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन बेटर तरीके से कर लिया। इन्होंने कहा वही बात कि गोल इज मोर इम्पोर्टेंट देन मीन्स, पर ये बात सही नहीं है, मोर इम्पोर्टेंट देन मीन्स। वहीं वुड्रो विल्सन इसका जस्ट अपोजिट बोल रहे थे। तो स्कॉलर हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, सब चीज़ें चलती रहेंगी, पर जो मेन था वो था कि हमारे मीन्स ठीक होने चाहिए, गोल तो कहीं ना कहीं अचीव हो ही जाएंगे। सब थिंकर से अपनी अपनी बात कह के चले जाते हैं, पढ़ना फिर सोचना उस पर हमें पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो डेफिनेशन है, हाउ डेफिनेशन चेंज्ड ओवर टाइम, कि इसमें कैसे फ़र्क आए, क्या चीज़ें बदली,
कि डेफिनेशंस में ओवर टाइम कि डेफिनेशंस में क्या क्या बदलाव आए, कैसे कैसे चीज़ें चली, क्या क्या हुआ, वही देखेंगे। तो पहले चीज़ें देखते हैं ड्यूरिंग फाउंडेशन एरा। फाउंडेशन एरा मतलब 1900s, अर्ली 1900s, जो अर्ली 20th सेंचुरी में क्या बातें हो रही थी। यहाँ पे जो थिंकर्स थे, आप आधे थिंकर्स को समझ लीजिए, आधी चीज़ें तो वैसे ही समझ में आ जाएंगी। जैसे कि वुड्रो विल्सन थे, इनके साथ में एल डी वाइट थे और डिमॉक थे, इनके साथ भी काफ़ी अलग अलग थिंकर्स थे। तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी उस टाइम, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बस बन रहा था उस टाइम, कुछ ज़्यादा इस पर थॉट्स प्रोसेस हो नहीं पाए थे, तो बन रहा था। तो डेफिनेशन भी उसी हिसाब से एक कॉमन सी, डिफाइन सी, सिंपल सी डेफिनेशन देंगे। इसीलिए जो, क्योंकि वुड्रो विल्सन हमारे फादर हैं, तो मोस्ट जो इस टाइम डेफिनेशन थी ना, मोस्ट डेफिनेशंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो इस पीरियड में काफ़ी जो डेफिनेशंस आई थी वो विल्सोनियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से थी। विल्सोनियन पर्सपेक्टिव, जैसा विल्सन साहब ने पर्सपेक्टिव दिया था ना, वैसी ही सेम डेफिनेशन उस टाइम थी, उसकी मिलती जुलती कुछ वैसी ही चलती चलती चीज़ें, वो सब ही आ रहा था। विल्सन जी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, विल्सन साहब के बारे में कि क्या उन्होंने दिया पॉलिटिकल है, बस नेक्स्ट ही टॉपिक है। जैसे मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस आप इस चैप्टर का खत्म करते हैं, वैसे ही नेक्स्ट विल्सोनियन पे शिफ्ट कर जाएंगे हम। तो इसमें बेसिकली जो बात होती है ना, एक्शन साइड ऑफ गवर्नमेंट की होती है। एक्शन साइड ऑफ गवर्नमेंट, जैसा सिंपल विल्सन ने कहा था कि पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन को पॉलिटिकल फॉर्मुलेशन से अलग कर दिया जाना चाहिए। हमें आप इतना समझिए, विल्सन ने कहा था ये कि पॉलिटिकल फॉर्मुलेशन अलग चीज़ है, पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन अलग चीज़ है, तो दोनों को सेपरेट कर दो। और पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो एक्शन साइड गवर्नमेंट की डील करता है, कि गवर्नमेंट का जो करता हुआ जो हमें काम दिखता है ना, कि अगर रोड बन रही है तो ऑब्वियसली वो सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकार थोड़ी बना रही है, वो तो यहाँ के नॉर्मल डीसी, एसडीएम वगैरह जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो देख रहे हैं। तो इसी को एक्शन साइड ऑफ गवर्नमेंट कहा वुड्रो विल्सन ने। तो ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच से डील करती है। उस टाइम की जो डेफिनेशन जो रिसेंट टाइम पे आई ना, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच से डील कर रही थी, कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का जो भी ब्रांच है, जो हमें दिख रहा है एग्जीक्यूट होते हुए, जो हमारे नॉर्मल डेज में काम चल रहे हैं, बस उन्हीं से डील करने के लिए। तो सिंपल सी डेफिनेशन, कोई ज़्यादा पंगा नहीं। जैसे ये आ गई कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, ऐसे ही सिंपल सी डेफिनेशन देके लो, वो ठीक है, एक न्यू डिसिप्लिन का फॉर्मेशन उन्होंने कर दिया। बट यहीं विल्सोनियन की जो डाइकोटोमी थी ना, डाइकोटोमी प्रिंसिपल, अभी ये समझिए कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग करने के लिए डाइकोटोमी प्रिंसिपल दिया था वुड्रो विल्सन ने, जिसके बारे में जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो इसी डाइकोटोमी को बहुत से थिंकर्स ने लेटर रिजेक्ट कर दिया था। बहुत से इसमें फ्लॉज थे, कुछ दिक्कतें थी, जिसकी वजह से ये प्रिंसिपल रिजेक्ट हो गया था। तो इसके रिजेक्ट होने के बाद जो ये एरा चल रहा था, ड्यूरिंग रिजेक्शन एरा, तो उसमें भी कुछ डेफिनेशंस आई, जिसमें हमारे थिंकर्स थे जैसे कि एप्पल बाय। अभी आप थिंकर के नाम से बस फेमिलियर हो जाइए, वो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो हम थोड़े बाद में पढ़ेंगे। निग्रो एंड निग्रो थे, और भी कुछ थिंकर्स थे, तो उन्होंने अपनी कुछ बातें कही। तो उन्हीं सबको इसमें करते हुए डेफिनेशन जो आई, ये पीरियड था ड्यूरिंग 1940s टू 1950s का जो पीरियड था। इस पीरियड में कुछ अलग डेफिनेशन आई। तो इस टाइम पे जो था ना, यहाँ तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात हो रही थी फाउंडेशन एरा में, कि इम्प्लीमेंटेशन साइड गवर्नमेंट की, कि क्या जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है बस वही डील करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। पर बात थोड़ा टाइम आते आते इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ, तो ड्यूरिंग 1900s जो कि फाउंडेशन एरा में जो डेफिनेशन आई थी, वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट से डील कर रही थी गवर्नमेंट के। पर जो लेटर फेज में आते आते 1940 1950 इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी डेफिनेशंस में कहीं ना कहीं दिखने लग गया। उन्होंने फॉर्मुलेशन को भी अपनी डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेट किया। जैसे एप्पल बाय अपनी डेफिनेशन देते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स का कि पॉलिटिक्स कैसे चलानी है, क्या इसमें काम होना है, इस सब का जो एक्ट है वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है।
इम्प्लीमेंटेशन तो करती है, साथ में पॉलिटिक्स भी डील करती है। वहीं पे जो निग्रो ने अपनी डेफिनेशन दी, काफ़ी एक ब्रॉड डेफिनेशन दी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑल थ्री ब्रांचेस को कवर्स, ऑल थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हैं आपको तीन ब्रांचेस तो पता ही होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये हम जो पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, जुडिशरी। ये तीनों ब्रांचेस को जो कवर करता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी अपना रोल प्ले करता है। अब आप सोचेंगे यार पॉलिसी फॉर्मुलेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल, ब्यूरोक्रेट्स का क्या रोल? तो इसे समझिए कि जब आपका सिलेक्शन होता है, आप यहाँ लबासना में जाते हैं, ये लबासना हो गई फॉर एग्जांपल, ड्राइंग अच्छी नहीं है, समझ लेना बस कि ये लबासना है बड़ी सी। तो यहाँ आप जाते हैं, इसके बाद में आपको एज अ डीसी एडीसी एक पोस्टिंग मिलती है छोटे से गांव में, छोटे से गांव में आपको पोस्टिंग मिल गई। यहाँ से ग्राउंड रियलिटी आप बड़े से सेक्रेटेरिएट के पास पहुँचाते हैं। तो जब तक उन्हें ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होगी कि गांव में हो क्या रहा है, तब तक क्या वो पॉलिसी उसके हिसाब से बना पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं बना पाएंगे। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब तक ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होगी तब तक उसके हिसाब से पॉलिसीज नहीं बन पाएंगी। और इसी का अब ये देख लिया, 1940s 50s में ये आया, और 1900s में फाउंडेशन एरा में सिंपल डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ब्रॉड होती गई। अब करंट एरा में, रिसेंट में क्या डेफिनेशन हुई, रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुए, रिसेंट में क्या डेफिनेशन दी गई? करंट डेफिनेशन, करंट डेफिनेशन वही जो मैंने आपकी बात की थी, ये रहा, सोशली एम्बेडेड प्रोसेस ऑफ डायलॉग्स टू प्रमोट ह्यूमन फ्लरिशिंग फॉर ऑल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इंक्लूड कर दिया, सभी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया, तो और ब्रॉड हो गई डेफिनेशन, ब्रॉडर। तो देखा कैसे चीज़ें पहले सिंपल से शुरू होके हल्की हल्की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आती गई, सबको कवर करती गई, और एक बेटर सब्जेक्ट की ओर हमें लेके चलते गए। तो इसी में जब चीज़ें ब्रॉड हुई तो इसी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वायरमेंट से लिंक कर दिया। इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप पढ़ते ही हैं। उसके साथ में कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, सबके एफर्ट्स हैं, आपके भी एफर्ट्स हैं, ग्राउंड लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं उनके भी है, सेक्रेटेरिएट में जो अपर लेवल पे बैठे हैं उनके भी एफर्ट्स हैं, सबके अपने अपने डिफरेंट एफर्ट्स हैं। और इम्प्लीमेंटेशन और मेकिंग दोनों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो दोनों तरफ ही खेल रहा है, इधर भी उधर भी, फ्रंट स्ट्रोक भी बैक स्ट्रोक भी, हर जगह आके खेल रहा है। और ह्यूमन वेलफेयर तो इसका मोटिव है ही। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन वेलफेयर करेगा जब ही तो लोग पढ़ेंगे। अगर उसका ह्यूमन वेलफेयर ही नहीं है, कि वो लोगों के लिए ही अगर काम नहीं कर रहा है, तो फिर काय का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो जो मुझे इसमें एक बड़ी अटपटी सी या अलग सी डेफिनेशन लगती है ना, वो हमारे ड्वाइट वॉल्डो ने दी। वो तो कह के चले गए, अब बाद में सोचते रहो लोगों पे। उन्होंने क्या कहा सीधा, यू कांट डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हैं, ये क्या बात होगी भाई, हम तो डेफिनेशन ढूंढने निकले थे और इन्होंने यही कह दिया कि आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इनका उस टाइम कहने का तर्क कुछ अलग रहा होगा कि जब इतनी चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही हैं तो एक सिंगल लाइन में आप इस सबको डिफाइन कर कैसे सकते हो, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। कोई छोटा सा सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री वगैरह हो, हिस्ट्री ऑब्वियसली छोटा नहीं है, पर कोई एक फील्ड से डील कर रहा हो तो उसको डिफाइन किया जा सकता है। अब इसमें तो इन्वायरमेंट भी आ गया, सबके एफर्ट्स भी आ गए, ह्यूमन वेलफेयर भी आ गया, इम्प्लीमेंटेशन भी आ गई और मेकिंग भी आ गई। सब चीज़ें जब इंक्लूड हो गई तो इसको डिफाइन तो करना तो मुमकिन ही नहीं है ना कि 3 लाइनों में डिफाइन किया जा सके। पर क्रिटिक्स तो हर जगह आ जाते हैं। आपके भी कुछ क्रिटिक्स होंगे कि आपने अगर कुछ अच्छा नंबर किया है, मान लो आपने नंबर लिए 100 में से 90 नंबर आ गए आपके, 90 मार्क्स, 90 आउट ऑफ 100, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा स्कोर है, ये है वो है। पर कुछ क्रिटिक्स देखा आपने, रिश्तेदार होते हैं ना कि यार 100 आए, 95 क्यों नहीं आए, 95 क्यों नहीं आए, 100 में से 100 क्यों नहीं आए, 10 नंबर कट गए, बताओ इसके। वो ये नहीं देखेंगे 90, भले ही उनके बच्चे के 60 आए हों, पर आपको उंगली जरूर करेंगे कि अच्छा इसके तो 90 ही आए हैं, 10 नंबर कटवा गया, ये हो गया वो हो गया। यार वो कहना काम होता है, यही सेम क्रिटिक्स का है, क्रिटिक्स का कहना काम होता है और हमारा वो सुनना भी काम होता है। और जब क्रिटिसिज्म आएगा तो पेपर में लिखना भी हमारा ही काम होगा। तो क्रिटिक्स ने कहा कि अगर आप डिफाइन नहीं कर सकते
तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट है? बिना डेफिनेशन के लिए तो कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता ना। पर ये समझिए ना, जब ड्वाइट वेल्डो ने दिया ड्यूरिंग एरा ऑफ क्राइसिस, ये डेफिनेशन आई थी कि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ था ही नहीं, हाँ ये पढ़ेंगे एरा, डिफरेंट डिफरेंट एरा, तो उस टाइम ये डेफिनेशन देते हैं। और जबकि एक डिमांड चल रही थी एक सेपरेट सब्जेक्ट की, तो आप क्रिटिक्स ने कहा कि आपकी डिमांड है एक सेपरेट सब्जेक्ट की, पर आप एक डेफिनेशन तक नहीं दे पा रहे हैं सब्जेक्ट की, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सेपरेट सब्जेक्ट आपको दिया जा सके? तो वो डिफरेंट स्कॉलर होते हैं, उनके डिफरेंट थॉट्स होते हैं, डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, डिफरेंट क्रिटिक्स होते हैं, तो वो चीज़ें तो चलती रहेंगी। पर आगे अब इन द एंड अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो आप कैसे करेंगे? सिंपल सी बात कि अगर आपको डिफाइन करना है तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैं इसको सीधा बोलता हूँ। अब मैं तो क्या बोलता हूँ, कहीं से देख देखे, इधर से पढ़ के उधर से पढ़ के, जो मैंने सोचा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन हो भी नहीं सकती। जब इतने सारे थिंकर्स हैं, रिसेंट का सब्जेक्ट है, इतने सारी फील्ड से डील कर रहा है, तो सिर्फ एक डेफिनेशन इसको कैसे कंक्लूड कर सकती है? बट जो हम सबसे कॉमनली एक मोटा मोटी तौर पे चीज़ कह सकते हैं वो ये है कि इट डील्स विद एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, कि ये एक्शन पार्ट जो है गवर्नमेंट का, उससे ये चीज़ें डील कर रही हैं, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जो ऑपरेशनल पार्ट है, जो हमें दिखता है, जो सब कुछ हो रहा है, वो सभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील कर रहा है। तो इसी में अगर आप कभी डिफाइन करना चाहते हैं तो जो मैं लिखता हूँ कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब सिंपल डेफिनेशन तो दे नहीं सकते, पर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता के उसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये डेफिनेशन हो। जैसे पहली कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से डील करता है। ये पॉलिसी प्राइमरली डील जो करता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के करता है। और जो इसका रोल है, ये है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका। इसके साथ साथ इसका रोल भी है, रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये पॉलिसी बन रही है तो उसमें रोल क्या है, वो रोल भी अपना ये योगदान वहाँ भी देता है। तीसरा है कि ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से अलग है, कि बिजनेस में चीज़ें प्राइम मोटो से प्रॉफिट ओरिएंटेड चलती हैं, पर इसमें वेलफेयर भी इंक्लूडेड होता है कि लोगों का हित होना चाहिए। तो इसीलिए आगे पढ़ेंगे कि क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें हैं, डिफरेंट चैप्टर्स भी हैं इस पे ऊपर। तीसरा है ये कलेक्टिवली सोल्व करता है सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को। सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी गवर्नेंस वे में, कि किस तरीके से गवर्नेंस करना है, वो सब। तो ये इसका प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं जो आप अपनी एक डेफिनेशन बना के इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। ओवरऑल कहें तो हम ये डील करता है अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टू रन इट एफिशिएंटली। जो भी सरकार का कामकाज है उससे इसका प्राइम मोटो डील होता है, और कि उसको रन कैसे करना है एफिशिएंट तरीके से, ये सब इसके अंडर इंक्लूडेड होता है। अब अगर देखा जाए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो एज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है सर? सब्जेक्ट है, हम पढ़ रहे हैं। अरे भाई सब्जेक्ट तो है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। सब्जेक्ट एज इन डिसिप्लिन तो ये है ही, उसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी भी तो है, एक्टिविटी भी है। उसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन भी तो है। सर न भैया ये कैसे, इंस्टीट्यूशन भी है, एक्टिविटी भी है, डिसिप्लिन भी है, ऐसा कैसे? यही तो हमारे सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है भाई। इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। अब ये हम पढ़ें एज एन इंस्टीट्यूशन, ये कैसे है? आप पढ़ रहे हैं आप सब्जेक्ट को, इसके बाद आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? ओबियसली भैया यूपीएससी क्लियर करेंगे, आईएएस बनेंगे। ठीक है, बन गए भाई, मुबारक हो, आप आईएएस बन गए। तो आईएएस बनने के बाद आप कहीं तो सर्व करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, जनता को सर्व करेंगे। तो किसी ऑफिस में तो बैठेंगे,
बिल्कुल बैठेंगे, ऑफिस बिल्कुल बनेगा। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होगा ना, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होगी, बिल्कुल होगी। तो वही एडमिनिस्ट्रेशन विंग, उसमें काम काज होगा कि आप उसमें सर्व करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ इंस्टीट्यूशन डील करता है कि वो एज अ इंस्टीट्यूशन है कि हाँ हमें दिख रहा है वो बिल्डिंग बनी पड़ी, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ इंस्टीट्यूशन है। ठीक है भैया। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस इंस्टीट्यूशन में जब आप बैठेंगे, आईएएस डीसी ऑफिस में जब आप बैठेंगे, उस चेयर पे आप बैठे होंगे, तो आप कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कुछ काम करेंगे, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम सुनेंगे, वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी आ जाती है। आप वहाँ बैठे जो काम करेंगे वो एक्टिविटी है, और वो ऑफिस इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल है। और इस टाइम पे आप कुछ चैलेंजेस भी फेस करेंगे कि किसी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी के कुछ हो गया, किसी की कोई भैंस चुरा के भाग गया, किसी की बाढ़ किसी ने तोड़ ली, किसी का खेत पे किसी ने कब्जा कर लिया, सब काम होगा इसमें, डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो वहीं ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन आपकी हेल्प करेगा। आपके साथ कुछ कोलीग्स भी होंगे, हाँ होंगे, साथ के कुछ साथ वाले आईएएस होंगे, साथ वाले कलीग्स होंगे, साथ में कुछ एसडीएम बैठे होंगे, कुछ जूनियर्स होंगे, पर उनके ऊपर आपका एक एज होगा क्योंकि आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है। आपको पता है इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाएगा, यही सब्जेक्ट डील करता है। एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वी नो हाउ टू डील दोस प्रॉब्लम बेटर देन एनी ऑफ आवर कलीग्स हु आर जस्ट यूजिंग ब्रूट फोर्स टू ओवरकम देम। कुछ हमारे साथ में होंगे जो सिर्फ फोर्स से उन चैलेंजेस को ओवरकम करने वाले होंगे, पर हमने क्योंकि थ्योरीज पढ़ी हैं, उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा है, तो हमें पता होगा उन चीज़ों को ओवरकम कैसे किया जाना है। और इसी सब के लिए, क्योंकि इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कोई और सब्जेक्ट बता नहीं पा रहा था, इसीलिए वुड्रो विल्सन जो है वो एक डिमांड कर रहे थे डिफरेंट सब्जेक्ट की कि हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने में हमारी हेल्प कर सके। सिंपल बात ये है, यहाँ ख़त्म होती है मीनिंग। तो इतना सब आज हमने पढ़ा है आज की क्लास में, ठीक है, आया समझ? हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह आना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर देना, पूछ लेना, मैं फॉर श्योर जवाब देने की कोशिश करूँगा। नहीं तो मेरा टेलीग्राम लिंक भी है, आप उस पर भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। इसके बाद कल की क्लास में हम स्कोप एंड सिग्निफिकेंस की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, कल के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट क्लास आएगी तो देखना, पढ़ना और अपना पेपर जब हो जब दे देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।